हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल पेंडुलम्स की। फिजिकल पेंडुलम्स कहने का मतलब कि हम रिजिड बॉडीज के ऑसिलेशन की चर्चा करेंगे। मतलब आपको ऑसिलेट करता हुआ आपको रॉड नजर आएगा, डिस्क नजर आएगी। मतलब जितनी भी रिजिड बॉडीज आपने रोटेशन के टाइम पे पढ़ी हैं वो उनमें से कोई भी होगी जिनकी ऑसिलेशन की चर्चा करेंगे हम क्लास में। तो चलिए काम शुरू करते हैं। एक रिजिड बॉडी मान लें, ये, और रिजिड बॉडी हिंज है, ये हिंज है इस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे हिंज है वो बताएंगे वो सेंटर मास कितनी दूरी पर है। ये मान लो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से रिजिड बॉडी मान लेते हैं अपन के डी डिस्टेंस पे। अमूमन क्वेश्चंस के अंदर ये डिस्टेंस मतलब जहां पे बॉडी हिंज करी आपने वो सेंटर मास से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट बता देंगे डिस्टेंस, या फिर ऐसे हालात बना देंगे जिससे आप ये डिस्टेंस डी निकाल सके। मतलब डी हर बार अपने डोमेन में होगा, निकाल सकेंगे अपन। अब इसके ऑसिलेशन की बात करें, मतलब यहां पे हिंज कर दिया हमने और थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये एंगुलर एसेशन करता रहेगा, है ना। तो हमें इसी का चाहिए टाइम पीरियड, ये सब चीजें बात करेंगे अपन। तो मान लो ये फिलहाल यहां पे है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा हमने बॉडी को, ये इस एक्सिस के अबाउट हिंज है ये, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ही एंगुलर एसएचएम मिलेगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में मिलता था एसएचएम लीनियर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर एसएचएम। तो हमने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करा यहां से। मान लो जब आप घुमाओगे सेंटर ऑफ मास घूम के यहां पहुंच गया फॉर एग्जांपल, ये दूरी तो सेंटर ऑफ मास से वही रहेगी डी। हमने स्लाइट डिस्प्लेस करा इस तरफ, तो आप देखें थीटा कैसा है, ये थीटा ये है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके यहां पे आ गया, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। तो बॉडी को स्लाइटली आप इमेजिन करें कि कोई बॉडी रॉड भी हो सकता है, ये डिस्क भी हो सकती है, हल्का सा डिस्प्लेस करा आपने छोड़ दिया तो ये इस तरीके से ऑसिलेशन करता रहेगा। थीटा स्मॉल रखेंगे अपन ताकि एसएचएम वाली कंडीशन लगा सके। अब जरा देखना, सपोज रिजिड बॉडी is given an angular displacement थीटा, जो ये देखा है मैंने यहां पे, थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल। हम ये एंगुलर एसएचएम में हर बार ये कंडीशन लगाते हैं कि थीटा स्मॉल है ताकि आपको एसएचएम की कंडीशंस मिल सके वहां पे। लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लेते थे अपन। अब जरा देखो आप, mg ये रहेगा सेंटर ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, हालांकि दोनों डिफरेंट होते हैं। ये mg यहां पे, mg का एक्सिस के बाद टॉर्क चाहिए तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रही आपकी, है ना। इसे आप मान लो y, ये mg और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ये रही इसकी y। तो टॉर्क निकालो, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, mg इंटू y। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही है ना। लेते हैं ना अपन, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे ले लो, mg को अगर आप बढ़ाओगे पीछे तो ये है mg का लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेंगे आप, तो ये y है। अगर ये y मान लो तो ये स्क्वायर बन रहा है, देख रहा आपको देख नहीं रहा हो तो डायग्राम जूम करके देख लेना, ये y तो ये भी y। वही चीज आपको रोटेशन में अपना आदी हो गई सब चीजों के, तो छोटी सी बात है। लेकिन कोई बच्चा अगर डायरेक्ट लैंड कर रहा है ऐसे वीडियो में तो उसके थोड़ा डिस्कस क्या मैंने कि mg का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, तो लाइन ऑफ एक्शन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस तो आपकी ये रही, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही आपकी y। अब y को निकाल सकते हैं अपन इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इसमें sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो ये रहा y, हाइपोटेनस ये रही d, तो sin थीटा इज इक्वल टू y बाई d। मतलब यहां से वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू d sin थीटा। मतलब टॉर्क आ गया आपका mg, और y की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं d sin थीटा।
अब एंगुलर एसएचएम के टाइम पे एक एनालिसिस हर बार कर रहे थे अपन, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये जानते हैं अपन। अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये जानी पहचानी सी चीज है, हमने बहुत बार करा है एंगुलर एसएचएम के टाइम पे, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अब ध्यान से देखना जरा, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा लिख सकते हैं, तो लिखते हैं आप यहां पे, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू mg d थीटा। अब एक चीज जरा नोटिस करें आप, टॉर्क किधर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क किसका ले रहे हैं अपन, कौन सा टॉर्क लगा सकता है फोर्स, mg। mg के टॉर्क की वजह से बॉडी कैसे घूमना चाहेगी, क्लॉकवाइज। अगर ऐसे लेके छोड़ दें तो mg इधर लेके आएगा क्लॉकवाइज, लेकिन आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी दी, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इन दोनों में डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। थीटा है क्लॉकवाइज और mg का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, माफी चाहता हूं उल्टा बोल दिया मैंने, थीटा एंटी क्लॉकवाइज और mg का टॉर्क की क्लॉकवाइज, mg ऐसा घुमाएगा बॉडी को, तो इसलिए लिख दिया मैंने यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mg d इंटू थीटा। क्लियर अबाउट ये नेगेटिव साइन किसके लिए, मैथमेटिकली ये चीज मैथ वाले लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैथमेटिकली नहीं लिखा मैंने, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। थीटा की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क है क्लॉकवाइज। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, आई अल्फा, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg d थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू मिल गया यहां से माइनस mg d अपॉन आई इंटू थीटा। अब ध्यान से देखना सर, आपको ये जो कंडीशन है ये एंगुलर एसएचएम की नजर आ रही होगी, ये कंडीशन है आपकी एंगुलर एसएचएम वाली माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कुछ वैसी। तो इन दोनों की तुलना करेंगे आप, एंगुलर एसएचएम नहीं होता था ना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ये mg d अपॉन आई, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg d अपॉन आई, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ mg d अपॉन आई। अब मुझे यहां पे मिटाना पड़ेगा, आप चाहते हो वीडियो पॉज के सारी चीजें नोट कर लें, हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ गई, तो जाहिर टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं अपन, तो निकाल लो। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लें, इसके आगे कहानी ये लिख रहा हूं मैं। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की जगह डिनोमिनेटर में तो रूट आई चला जाएगा ऊपर, तो अंडर रूट आई अपॉन mg d। ये टाइम पीरियड रहा फिजिकल पेंडुलम्स का। आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख रहे हैं वो कौन से एक्सिस के अबाउट है, जाहिर है उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन सॉरी ऑसिलेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, इस वाले एक्सिस के अबाउट। अगर अमूमन हमें क्वेश्चंस के अंदर रिजिड बॉडीज के अंदर सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है हमारे पास बहुत सारे इसके, तो अगर इसके अबाउट मालूम है तो इसके अबाउट निकाल सकते हैं आप, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम, इस एक्सिस के अबाउट आई जो लिखा हमने वहां पे, तो आई को लिख सकते हैं ना अपन आईसीएम प्लस md स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये रोटेशन के टाइम पे पढ़ा था हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बिना रोटेशन की तो एसएचएम अधूरा है, बिना रोटेशन के नॉलेज के एसएचएम पे काम करना बहुत पॉसिबल है बिल्कुल। ये आई की वैल्यू आ गई, अगर दो आप यहां से, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 बाई अंडर रूट आईसीएम प्लस md स्क्वायर अपॉन mg d। फिजिकल पेंडुलम्स का ये रहा टाइम पीरियड। इस फॉर्मूले में सारे टर्म्स जाने पहचाने हैं, आईसीएम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, डी यहां पे क्या नजर आ रहा है ऊपर नीचे, शुरू में दिखा दिया आपको मैंने, डी है सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डी जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन, वैसे तो आपको समझ में आ गया, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसलिए मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सीएम सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये
तो कहानी वही एंगुलर एसएचएम वाली है, लेकिन एंगुलर एसएचएम की कहानी हम रिजिड बॉडीज के लिए कर रहे हैं। तो एक नया टॉपिक बन के आ गया आपके सामने, फिजिकल पेंडुलम। अब आप इसे जल्दी से बिना से वीडियो पॉज के सारा नोट कर लें। हम कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको समझाएंगे कि टाइम बिट कैसे निकालते हैं। जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है आपका पहला इलस्ट्रेशन, जो फॉर्मूला आपने अभी सीखा उसके जस्ट फील्ड के लिए। तो छोटी सी बात है, आप मेरे सॉल्व करने से पहले बना सकते हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। कह रहे हैं वो कि डिस्क है जो हिंज है इस पॉइंट पे, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, r/3। डिस्क है जिसकी मास है रेडियस r। तो स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पूछ रहे हैं। तो क्या पढ़ा अभी हमने, टाइम पीरियड √ICM प्लस md² अपॉन mgd। 2 पाई भी था ना, 2 पाई। तो 2 पाई √ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क है ये, तो डिस्क के सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, mr²/2 प्लस md²। d मतलब क्या पढ़ा था हमने अभी, d मतलब कि सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी कितनी है, वो r/3 रख दें, r/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg, d मतलब r/3। अब जो काट पिट करना है तो कर लो। अब इसमें तो फिजिक्स को खास है नहीं, मैथ्स ही है, mm कट गया यहां से, r²/2 प्लस r²/9 डिवाइडेड बाई g r/3। अब वो काट पिट जो करना है आप चाहें तो कर लें, मेरी जरूरत है नहीं इसकी। एक r कट जाएगा ऊपर नीचे सब जगह, एक r कट गया, ये कितनी आ गई वैल्यू, 9r प्लस 2r 11r/18 डिवाइडेड बाई g/3। और यहां से काट पिट कर दें, तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई √3 6 18, मतलब ये आ गया 11r डिवाइडेड बाई 3 6 18। बस वैल्यू रखी मैंने, अगर आपको समझ नहीं आता आप खुद सॉल्व कर लो। 3 6 18 ये आ गया 6g। तो कैलकुलेशन आप ये रही टाइम वेव सिस्टम की। मतलब कोई रॉड ये हो सकता था, रॉड होता, मैं ऐसे सिस्टम की जगह में कुछ और सिस्टम बोलूं अगर कि देखो भाई एक रॉड है, मैं अगर बोलूं आपसे कि भाई ये देख लो रॉड है जो सेंटर से यहां पे हिंज है l/6 दूरी पे, मास m है और लेंथ l है, इस पॉइंट पे हिंज है। मैं बोलूं कि बताओ कि इसका टाइम पीरियड कितना निकाल सकते हो आप बड़े आराम से। सेंटर ऑफ मास के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का मालूम नहीं, पैरेलल एक्सिस इसके आप निकाल सकते हैं आप। तो रॉड का निकाल सकते थे आप, डिस्क का निकाल सकते। मैं बोलूं कि रिंग है भैया, ये रिंग है, इस पॉइंट पे हिंज कर दिया, मास m रेडियस r की रिंग है, और इस वाले पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को p बोल रहा हूं मैं, ये p, ये भी p। अब मैं बोलूं कि रिंग है भैया, इसके बाद निकालो आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो निकाल सकते हैं आप, कोई कमाल की चीज नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना है बस आपको। मैं फिर बोलूंगा आपसे कि एक आपका सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर, SS मतलब सॉलिड स्फीयर, और सेंटर से ये r/2 दूरी पर ये पॉइंट p हिंज किया जहां पे ये। फिर बोलो कि अगर यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है आपका और सेंटर से r/2 दूरी पे हिंज कर दिया, तो ऑसिलेशन होगी, तो टाइम पीरियड निकाल सकोगे आप, बड़े आराम से निकाल सकोगे। तो ये ऐसे बहुत सारे सिस्टम जनरेट करे जा सकते हैं। तो आपको एक फील आ रही होगी कि फिजिकल पेंडुलम जो है वो टॉपिक आसान टॉपिक है ना। छोटा सा एक फॉर्मूला है, जस्ट सेंट्रल मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टैंडर्ड बॉडीज का हमें याद रहती ही है। डी मतलब कि सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी, जो क्वेश्चन में बता देंगे आप निकाल सकेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात तो होगी नहीं। और ऐसे आप अनगिनत इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना सकते हैं अपन। तो ये कोई कमाल की चीज। मैं आपको एक अच्छा सवाल निकालता हूं इस पे, जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जल्दी से आप वीडियो पॉज करके चाहे इसे नोट कर ले, हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। ये देखिए आपका अगला इलस्ट्रेशन, एक सेमी सर्कुलर रिंग है जो हिंज है अपने इस वाले पॉइंट पे, डायमीट्रिक एंड इस वाले कोने पर। तो पूछ रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करें पहले खुद से, उसके बाद का सॉल्यूशन ये रहा। सबसे पहले अगर ये इक्विलिब्रियम पे होगी जब ये रिंग, तो ऐसे नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी ऐसे?
सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होना चाहिए ना, वरना उसका टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ सीएम, सेंटर ऑफ मास रिंग का होता है 2r/π। mg इधर लग रहा होगा तो इक्विलिब्रियम में होगी, तो ऐसा थोड़ी है, अगर ऐसा होगा तो mj का टॉर्क लेते ही घूमने लगेगा ना, फिर वो डिस्टर्ब तो हम करेंगे इस सिस्टम को, इसलिए इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम में कैसा होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा होना चाहिए। यहां पे हिंज किया हमने, हिंज पॉइंट पी कुछ भी नाम दे दो, ये सेंटर, सेंटर सी, सेंटर है याद है रिंग का, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास नहीं है। और इससे ये देखो ये सेम वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहां पे 2r/π डिस्टेंस पे, तो ये है सेंटर ऑफ मास। कुछ नाम दे दो, नाम दे दो, ए नाम दे देता हूं मैं, ए। ऐसे अगर आप सेमी सर्कुलर रिंग को इस पॉइंट के बाद हिंज करेंगे तो हमेशा ऐसी नजर थोड़ी सी ऐसी तिरछी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, तभी तो वरना एमजी का टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे होगी तो रेस्ट कर रही होगी ना वहां पे बॉडी, तो ऐसे में रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे में एमजी लगेगा ऐसा, फिर घूमना शुरू कर देगी। फिर रेस्ट ऐसे करेगी बॉडी जब सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम लाइन पे हो। क्यों? क्योंकि ऐसे में नहीं, अगर ऐसे रेस्ट करेगी, ऐसे रहेगी अगर, तो एमजी का टॉर्क लगेगा। इक्विलिब्रियम फिर कहां रहा? फिर इक्विलिब्रियम में ऐसी रहेगी बॉडी। अब सबसे पहली बात टाइम पीरियड चाहिए हमने, तो फिजिकल पेंडुलम्स का टाइम पीरियड 2π/ICM प्लस md² डिवाइडेड बाई mgd, ये टाइम पीरियड। इसमें अननोन टर्म्स कौन कौन से हैं? जाहिर है दो हैं। इस बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें डेफिनेशन ही मालूम है, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट मालूम है। अगर रिंग का सेमी सर्कुलर रिंग है मास m की, तो जितने भी पार्टिकल होंगे, मान लो n पार्टिकल्स हैं, सेंटर के अबाउट अगर चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IC इज इक्वल टू, मान लो एक पार्टिकल m 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेके मान लो n पार्टिकल है टोटल, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस mr² प्लस mr² कितनी बार? n टाइम्स, है ना? ये हो गया mr² इंटू n, m इंटू n r²। m मतलब मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, और n पार्टिकल है सिस्टम में, तो सारे पार्टिकल्स का मास अगर जोड़ दोगे तो हो जाएगा रिंग का मास मिल जाएगा, वही सेमी सर्कुलर रिंग का, तो mr²। तो सेमी सर्कुलर रिंग की तो रोटेशन अपन जानते हैं, छोटी सी चीज थी, मुझे डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। तो सेमी सर्कुलर रिंग की सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? mr²। मैंने ये डिस्कस इसीलिए किया कि जल्दबाजी में कुछ लोग mr²/2 लिख के निकल जाते, उन्हें लगता है कि पूरे रिंग का होता था mr², तो रिंग का आधा है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर रिंग है, mr²/2। अरे तो सेमी सर्कुलर रिंग की मास भी तो m है ना? मतलब इससे अगर रिंग बनाते तो कितनी मास होती? 2m मास होती है उसकी। एनीवेज आइए, तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद सेंट्रल मास वाले एक्सिस के बाद चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, उसके पहले एक छोटी सी चीज और, पैरेलल एक्सिस के पहले अपन ये डिस्टेंस d तो निकाल लें। हमें सबसे पहले चाहिए डिस्टेंस d, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। तो ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन, देख लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये है 2r/π, ये रेडियस r के बराबर, तो डिस्टेंस d निकाल सकोगे आप। तो d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? √ 2r/π का स्क्वायर प्लस r²। अमूमन न्यूमेरिकल्स के अंदर d डायरेक्ट ही दे देते हैं वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, और ये दिमाग वही बंदा चला सकेगा जिसके पास सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, जो ये जानता है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r/π दूरी पे होती है, वही d निकाल सकेगा यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास इक्वली इंपॉर्टेंट है, चलिए d की वैल्यू आ गई। अब मुझे सेंटर ऑफ मास वाले तो जो d तो ऊपर नीचे नजर आ गया, ICM चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम IC, C एक्सिस के बाद चाहिए, तो ICM प्लस m d² लेते हैं अपन, तो डिस्टेंस कितनी है? सेंटर ऑफ मास के जो पैरेलल एक्सिस है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 2r/π, ये आ गया 2r/π। सेंटर वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है mr²,
हम पहले से भी जानते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन किसी को होता है इसलिए मैंने बता भी दिया। और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के बॉट नहीं मालूम, सेंटर वाले एक्सिस के बॉट मालूम है mr स्क्वायर प्लस m इंटू 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। तो यहां से ICM की वैल्यू आ गई mr स्क्वायर माइनस m इंटू 2r बाई पाई का स्क्वायर। तो D मालूम है, ICM मालूम है, दो चीजें अगर मालूम है तो अगर आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मैं आपके हवाले करता हूं, वो आप सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। तो मेरा मोटिव ये था आपको बताना कि इस सवाल काफी बेहतरीन क्वेश्चन उठाया हमने। सबसे पहला कि हमें थोड़ा फील आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिंग ऐसे नहीं रह सकती। सेंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास सेम लाइन पे होगा, वरना mg का टॉर्क लगेगा। तो डायग्राम सही ये वाला होता। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होगा तो ही आप डी निकाल पाएंगे। डी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया उन्होंने। और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेमी सर्कुलर रिंग का नहीं पता होता, सेंटर के बाद पता होता है। यहाँ पे गलती गुंजाइश होती है जो हमने थोड़ी चर्चा कर ली यहाँ पे, और पैरेलल एक्सिस से हमसे ICM निकाल लिया। लेकिन लास्ट में मामला घूम फिर कर फॉर्मूले पर ही आ जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है फिजिकल पैटर्न का। बाकी क्वेश्चंस आपको जनरली ऐसे ही मिलेंगे जैसे मैंने अभी इसका पिछला इलस्ट्रेशन उठाया था, जहां पे आप फॉर्मूला देखेंगे, सवाल देखेंगे और फॉर्मूला हिट कर देंगे तुरंत से। तो फिजिकल पैटर्न आसान टॉपिक है सेशन का। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसी किस्म की परेशानी हुई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।